आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक ऐतिहासिक चर्चा नहीं है। हाँ, और विषय है भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप, मतलब इसका ऐतिहासिक विकास, इसकी वैचारिक विविधता और हमारा संवैधानिक आधार क्या है। बिल्कुल, चलिए इसे खोल कर देखते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर राष्ट्रवाद है क्या? बेनेडिक्ट एंडरसन का एक बहुत ही सटीक सिद्धांत दिया गया है। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक कल्पित समुदाय कहा है। मतलब इमेजिन्ड कम्युनिटी। इमेजिन्ड कम्युनिटी। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई भ्रम हो। हाँ, पर यह भ्रम नहीं है। एंडरसन की यहाँ दो मुख्य बिंदु हैं। पहला है अदृश्य जुड़ाव। इसका अर्थ यह है कि इस समुदाय के सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। और दूसरा बिंदु है साझा स्मृति, शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी, मतलब उनका एक ऐतिहासिक और मानसिक जुड़ाव होता है। एकदम सही। अपने अगले स्रोत यानी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLCIR के दृष्टिकोण को देखें तो उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ इस आंदोलन को सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं माना। हाँ, उन्होंने इसे एक मुक्तिगामी बल कहा है, लिबरेटिंग फोर्स, क्योंकि ये सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालने के बारे में नहीं था। नहीं, इसका लक्ष्य सदियों से विभाजित क्षेत्रों को एक साझा राष्ट्रीयता में पिरोना था। NLCIR के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, प्रगति और सबसे जरूरी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करना था। अगर हम दूसरे स्रोत पर जाएं, AR देसाई के मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर, उनका ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण बिल्कुल अलग बात कहता है। हाँ, यहाँ जो बात बहुत रोचक है वो ये है कि AR देसाई ने ब्रिटिश शासन को विनाशकारी लेकिन प्रगतिशील बताया है। डिस्ट्रक्टिव बट प्रोग्रेसिव। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, विनाशकारी भी और प्रगतिशील भी। देखिए, विनाशकारी इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जो गांव अपने आप में चल रहे थे वो बर्बाद हो गए। और प्रगतिशील कैसे? प्रगतिशील इसलिए क्योंकि इस विनाश के नतीजे में नए वर्गों का उदय हुआ, जैसे आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग और बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग। और आधुनिक उद्योगों और शहरीकरण ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि उसने परंपरागत जातिगत व्यवसायों की जड़ों को कमजोर कर दिया। अच्छा, जब लोग गांव से शहर आए और फैक्ट्री में एक साथ काम करने लगे तो वो जातिगत बेड़ियां टूटने लगी। यही देसाई का विश्लेषण है। लेकिन हमारे नोट्स एक और बात बहुत सफाई से क्लियर करते हैं। ये जो राष्ट्रवाद की चिंगारी थी ना, ये संगठित राजनीति से बहुत पहले ही भड़क चुकी थी। हाँ, आम जनता का स्वतः स्फूर्त आक्रोश, जिसका सीधा निशाना थे जमींदार और साहूकार। मैं इसके सीधे उदाहरण पढ़ रहा था, जैसे संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का उलगुलान और दक्षिण में पुलिगर युद्ध। अब यहाँ से हमारे स्रोत राष्ट्रवाद के दो मॉडल को कंपेयर करते हैं। पहला है यूरोपियन मॉडल और दूसरा है भारतीय मॉडल। तो पहले यूरोपियन मॉडल को क्लियर करते हैं। यूरोपियन राष्ट्र राज्य जो थे ना, वो मुख्य रूप से जातीय विशिष्टता और साझा भाषा पर आधारित थे, मतलब एथनिक एक्सक्लूसिविटी। एक भाषा एक नस्ल। हाँ, और अपनी पहचान को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें हमेशा एक भीतरी शत्रु की जरूरत होती थी, एनिमी विद इन। उन्हें कोई ना कोई ऐसा चाहिए था जिसे वो खुद से अलग बता सकें, जिसका सबसे चरम उदाहरण हम नाजीवाद में देखते हैं। और इसी को लेकर एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत ही सटीक चेतावनी दी थी। राष्ट्रवाद मानवता का खसरा है, मीजल्स ऑफ मैनकाइंड। भारतीय विकल्प इससे बिल्कुल अलग था। हमारे स्रोत बता रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद कोई मेल्टिंग पॉट नहीं है। नहीं, मेल्टिंग पॉट मतलब जहां सब कुछ पिघल कर एक जैसा हो जाए। भारतीय राष्ट्रवाद एक समावेशी टॉस्ड सैलेड है। टॉस सैलेड मतलब जहां हर इंग्रेडिएंट की अपनी एक अलग पहचान हो, पर मिलकर वो एक बेहतरीन डिश बनाए। एग्जैक्टली। ये बहुसंस्कृतिवाद और सार्वभौमिक सहिष्णुता पर आधारित है, जिसे महात्मा गांधी ने बहुत करीब से समझा और अपनाया। गांधी जी का विजन, उनका विजन कोई हिंदू राज्य नहीं था। उनका लक्ष्य सभी की समानता था। और इसका सबसे सटीक उदाहरण हमें खिलाफत आंदोलन में मिलता है। हाँ, खिलाफत आंदोलन में एक धार्मिक मुद्दे को जो मुसलमानों से जुड़ा था, उसे गांधी जी ने अंतरधार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रवादी रणनीति के मंच के रूप में उपयोग किया। बिल्कुल। अब हम अपने विश्लेषण के तीसरे सेक्शन पर आते हैं, वैचारिक विविधता। हमारे नोट्स में गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विजन का एक बहुत ही सीधा तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। दोनों का लक्ष्य एक ही था, पूर्ण स्वराज, लेकिन रास्ते अलग थे। महात्मा गांधी का विजन, इनका पहला पॉइंट था नैतिक शुद्धता। वो राजनीति में धार्मिक मूल्यों और प्रार्थनाओं का समावेश चाहते थे। सही। उनका दूसरा पॉइंट था अहिंसा, और ये अहिंसा सिर्फ अंग्रेजों तक सीमित नहीं थी। वो मशीनीकरण और आधुनिक राज्यतंत्र का विरोधी थे। और तीसरा पॉइंट
विकेंद्रीकृत शासन, मतलब सत्ता को दिल्ली में ना रखकर जमीनी स्तर पर गांव-गांव में बांट देना। और हम बोस के विजन को देखते हैं। उनका पहला पॉइंट था मजबूत और केंद्रीकृत राज्य। वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बल्कि सोवियत शैली के समाजवाद और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्षधर थे। हाँ, जहां राज्य का नियंत्रण मजबूत हो। बिल्कुल। उनका दूसरा पॉइंट था कठोर धर्मनिरपेक्षता। जहां गांधी जी राजनीति और धर्म को जोड़ रहे थे, बोस का मानना था कि राजनीति और धर्म का पूर्ण अलगाव होना चाहिए। स्ट्रिक्ट सेक्युलरिज्म। हाँ, और उनका तीसरा पॉइंट था आजाद हिंद फौज, INA, जो कि सिर्फ एक सेना नहीं थी बल्कि उनके विजन का एक छोटा रूप थी। एक समावेशी सैन्य संगठन जिसमें सभी धर्मों और क्षेत्रों के सैनिक एक साथ थे। संवैधानिक राष्ट्रवाद, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। क्योंकि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रवाद का एकमात्र वैध स्रोत भारत का संविधान बन गया। सही। संवैधानिक राष्ट्रवाद का अर्थ यही है कि हमारी निष्ठा किसी एक धर्म या नस्ल के प्रति नहीं है। हमारी निष्ठा संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति है, जिसे अनुच्छेद 51A आर्टिकल 51A में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। ये अनुच्छेद हमारी साझा संस्कृति यानी कॉम्पोजिट कल्चर के संरक्षण पर बल देता है। ये किसी एक समुदाय की संस्कृति नहीं थोपता। और इसका अकेला लक्ष्य देश की एकता और अखंडता है। और जब भी संवैधानिक राष्ट्रवाद को समझाने की बात आती है, न्यायपालिका की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पहला है पुट्टस्वामी निर्णय। पुट्टस्वामी निर्णय ने साफ कर दिया कि राष्ट्रवाद को व्यक्तिगत निजता और मौलिक अधिकारों की कीमत पर हासिल नहीं किया जा सकता। खास तौर पर अनुच्छेद 19 और 21। आप देश प्रेम के नाम पर किसी की प्राइवेसी खत्म नहीं कर सकते। दूसरा मामला है SS बोला केस। इसमें कहा गया कि समाज के पुनर्गठन के लिए एक सामाजिक आर्थिक दर्शन का होना आवश्यक है। सिर्फ नारे लगाना काफी नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी चाहिए। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण केस है प्रदीप जैन मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की अखंडता के लिए हमें अनिवार्य रूप से प्रथम और अंततः भारतीय होना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडियन। बाकी सारी पहचान उसके बाद आती हैं। अगर हम इसे बड़े संदर्भ से जोड़ें तो वर्तमान राष्ट्रवाद इन्हीं फैसलों की बुनियाद पर खड़ा है। ये कोई जमा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। सही कहा। और इसीलिए हमारे आखिरी सेक्शन में प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का विचार आता है। उनका कहना है कि राष्ट्रवाद एक अपूर्ण कार्य है, वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, ये केवल झंडा फहराने या नारे लगाने तक सीमित नहीं है। ये मानवाधिकारों की उपलब्धता और विश्वसनीय एवं न्यायपूर्ण शासन सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और यहीं से हमारे आज के स्रोत अपना अंतिम निष्कर्ष देते हैं कि हमारा भविष्य का मार्ग क्या होना चाहिए। वो निष्कर्ष ये है कि हमें रक्त और मिट्टी यानी ब्लड एंड सॉइल के राष्ट्रवाद को खारिज करना होगा, जो यूरोपियन मॉडल था, और उसकी जगह संवैधानिक देशभक्ति को अपनाना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म। क्योंकि नोट स्पष्ट करते हैं कि पहचान की राजनीति बहुत खतरनाक हो सकती है। जब पहचान की राजनीति परायण और असुरक्षा यानी पैरानोया एंड इनसिक्योरिटी बन रही हो, तब रक्त और मिट्टी का राष्ट्रवाद पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाता है। वो देश को तोड़ता है। इसीलिए हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि संविधान ही हमारे राष्ट्रवाद का अंतिम व्याकरण है, फाइनल ग्रामर। और इस व्याकरण का लक्ष्य हमारी उस बहुलवादी विरासत, उस टॉस्ट सैलेड का संरक्षण करना और एक समतामूलक समाज का निर्माण करना है। फाइनल ग्रामर के विचार के साथ ही आज की इस तथ्यपूर्ण चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस गहन अध्ययन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा करते रहिए और नए सवाल पूछते रहिए।